सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हम इस वीडियो में उतना ही पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे पार्ट्स को हटा दिया गया है। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक युग से पहले का समय। आज हम सभी लोग अपनी जिंदगी में ग्लोबलाइजेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको इसी ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री को पढ़ना है कि कैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो गया और देशों के बीच की दूरियां समाप्त हो गई। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं जो पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस चैप्टर में देखेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड बनने की जो प्रोसेस है वो व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, कैपिटल व बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या फिर उत्पीड़न ऑब्लिक यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। लोग दूर दूर की यात्राएं करते थे और अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहां तक कि कीटाणुओं और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। इस बात को समझने के लिए आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो पश्चिमी एशिया से कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी। और दूसरा एग्जाम्पल है कि 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। तो आप यहां पर साफ देख सकते हैं कि एक देश में पैदा होने वाली वस्तु दूसरे देशों तक जा रही है। ये कैसे हो रहा है? ये व्यापार के माध्यम से हो रहा है, ट्रेड हो रहा है देशों के बीच में। और यह काम प्राचीन काल से होता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। आप इस इमेज में पानी के जहाज को साफ देख सकते हैं। यह इमेज गोवा संग्रहालय में रखी हुई है। इस इमेज में बनी हुई नाव से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। लोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे उस चीज को। ये उस काल की पेंटिंग्स में और इमेजेस में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्क रूट्स। आइए सिल्क रूट को समझते हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित देशों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिल्क रूट। सिल्क रूट, इसके नाम से ही पता चलता है कि इस रूट से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम यानी कि सिल्क का कितना महत्व था। सोचिए उस समय में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस थी कि उस रूट का नाम ही सिल्क रूट रख दिया गया। अब सिल्क रूट जो बने थे उनका काम क्या था? पहले तो यह समझ लीजिए कि ये जमीन से और समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते थे। अब ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल देशों को ही एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि ये रास्ते एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ने का काम करते थे। ये रूट्स ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते थे। और वापसी में सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो यह एक तरह का सिस्टम क्रिएट हो गया था। यहां से कुछ चीजें वहां जाती थी और वहां से कुछ चीजें यहां आती थी। यहां पर आप एक इमेज को देख सकते हैं। यह इमेज चीन की एक गुफा पेंटिंग है जिसमें सिल्क रूट को दर्शाया गया है। अच्छा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ये दोनों ही प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी।
शुरुआती काल में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे और मुस्लिम प्रीचर्स थे और बौद्ध धर्म जो पूरी दुनिया में फैला है, वो सब इसी रूट की मदद से फैला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो क्या खाना भी ट्रेवल करता था लोगों के साथ? स्वाभाविक सी बात है कि जो प्राचीन काल में लोग यात्राएं करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो अपने साथ खाने पीने की वस्तुएं भी तो लेकर के जाते होंगे, क्योंकि भूखे पेट तो कोई यात्रा करेगा नहीं। और जब वो अपने साथ खाने पीने की वस्तुएं लेकर के जाते थे, तो इससे भी अलग अलग देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। और इसी बात को हम यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, तो जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो आते थे। यह संभव है कि दुनिया के विभिन्न देशों में मिलने वाले रेडी टू ईट फूड मटेरियल्स के भी कॉमन सोर्सेस रहे हों। इस बात को समझने के लिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक नूडल्स का और दूसरा स्पैगेटी का। स्पैगेटी एक तरह का पास्ता होता है। यह माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। या फिर संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। तो आप देख सकते हैं कैसे फूड ट्रेवल हो रहा है लोगों के साथ। और इसी तरह के सिमिलर फूड्स इंडिया और जापान में भी पाए जाते हैं। इस इमेज में वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीजों की अदला बदली करते हुए दर्शाए गए हैं। आपको यह जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाने की वस्तुएं लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थीं। ये खाने पीने के सामान यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। हमारे बहुत सारे खाने के सामान अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार न्यू क्रॉप्स के आने से लोगों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। एग्जाम्पल के रूप में आप आलू का एग्जाम्पल देख लीजिए। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के जो गरीब किसान थे, वो तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में एक बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई, तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मर गए। पूरे के पूरे यूरोप में सिर्फ और सिर्फ आलू की ही खेती हो रही थी, क्योंकि आलू में न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा था और उससे लोगों की एवरेज एज भी बढ़ रही थी। अच्छा, यूरोप में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वहां के लोग मीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और मीट के ऑल्टरनेटिव के रूप में जब उनको आलू मिला तो वो सारे लोग आलू पर स्विच कर गए। यहां पर देखिए आयरिश पोटैटो फेमीन की एक इमेज भी बनी हुई है, किस तरह से लोग सफर कर रहे थे। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि 1845 से लेकर के 1849 के बीच पड़े ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमीन के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे, और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। कितना नुकसान हो रहा है देखिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। 16th सेंचुरी में जब यूरोपीय लोगों ने एशिया और अमेरिका तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज लिया, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो बहुत ही छोटा दिखाई देने लगा, क्योंकि कनेक्टिविटी आ गई थी हमारे पास। इससे पहले भी कई सदियों से हिंद महासागर में जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, और इसमें इंडिया जो था वो एकदम सेंटर पर था। और इस पूरे नेटवर्क में यूरोपियंस की भी एंट्री हो गई। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। मतलब यूरोपियन की एंट्री से इस पूरे के पूरे व्यापार नेटवर्क में बहुत सारे चेंजेस आ गए। अमेरिका की खोज से पहले लाखों सालों से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं था, लेकिन 16th सेंचुरी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व मिनरल्स हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे थे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद माइंस से निकलने वाली कीमती मेटल्स, खास तौर से सिल्वर, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया
और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की, तेजी आई उसके व्यापार में। 17th सेंचुरी के आते आते पूरे के पूरे यूरोप में साउथ अमेरिका के पैसों के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। हर कोई बातें करता रहता था और इसी में बहुत सारी अफवाहें भी फैल गई थी और बहुत सारी कहानियां भी बन गई थी। लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना ली थी, जिनके बदौलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। ऐसा बोला जाने लगा कि साउथ अमेरिका में कोई एल डोराडो नाम का शहर है, वो पूरा सोने का बना है, सोना ही सोना भरा है वहां पर, और उसी को खोजने के लिए सारे के सारे यूरोप के लोग निकल पड़े। मिड 16th सेंचुरी तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया था अमेरिका को। ये यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीत रही थीं, उन्होंने एक अनोखा हथियार निकाला था। यह हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ अमेरिका पहुंच गए थे। स्पेन के लोग अपने साथ स्मॉल पॉक्स लेकर के गए। अच्छा, लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता ही नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। इसका रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका में चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे के पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां जहां पर यूरोपीय लोग नहीं भी पहुंचे थे, वहां के लोग भी इस बीमारी की चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को ही खत्म कर डाला। इस तरह से घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया और स्पेन के लोगों ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया। अगर यूरोपीय लोग बंदूकों से या फिर किसी हथियार से हमला करते तो उनको खरीद कर या फिर छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन चेचक जैसी बीमारी के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो हमलावर आए थे उनके पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। आप सोचिए कि जो आदमी आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है उसके पास इम्यूनिटी भी आपसे ज्यादा है, आपकी इम्यूनिटी भी कम है और उसके पास बचाव के तरीके भी हैं, जैसे वैक्सीन भी है, दवा भी उनके पास है। तो इसीलिए अमेरिका की बहुत बुरी पराजय हुई, क्योंकि वो लड़ ही नहीं पाए उनसे। 19th सेंचुरी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव भी आम हो गए थे लोगों के बीच और धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड भी दिया जाता था। इन सभी कारणों से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18th सेंचुरी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कॉटन और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। यानी कि लोगों को अफ्रीका से पकड़ के लाते थे और उनसे अमेरिका में खेती करवाते थे और उन फसलों को यूरोप में भेज देते थे। 18th सेंचुरी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चाइना और इंडिया को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था और एशियन ट्रेड पर भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन 15th सेंचुरी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए थे और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा था। चाइना ने अपने गेट बंद कर दिए थे ट्रेड के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि चीन की भूमिका घटने लग गई और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का जो केंद्र था वो पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। मतलब जो सेंटर पहले एशिया में चाइना और इंडिया की तरफ था, अब वो यहां से शिफ्ट होकर के यूरोप की तरफ जाने लग गया। यहां पर एक इमेज दिखाई गई है जिसमें गुलामों को खरीदा जा रहा है। आप यहां पर साफ देख सकते हैं कि एक खरीदार है जो कि नीलामी के लिए लाइन में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमतों को पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। आप यहां पर देख सकते हैं कैसे, देखिए लोग सूट पहने हैं, टोपी लगाए हैं, महिलाएं भी अच्छे वस्त्रों में हैं। तो यह सब इसलिए किया जाता था ताकि गुलामों के अच्छे रेट मिल सके। तो यह था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।